हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करेंगे। वो सब्जेक्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, जिसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। तो स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। कोई भी डाउट हुआ करे तो कमेंट सेशन में आराम से पूछ लिया करें। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट करना है। तो चैप्टर है पावर शेयरिंग, मतलब पावर को बांटना। वैसे अगर आप सोचें तो पावर शेयर करने से क्या होगा भाई, वीक होगी कंट्री ना। यही तो सोचा जाएगा कि जब पावर शेयर हुई तो कंट्री वीक होगी। क्यों वीक होगी भैया, ये भी सोचो। क्योंकि जब पावर कम हो जाएगी ना, इसलिए। पर यहाँ के कंटेक्स्ट में ये बात नहीं सही है। अब वो सही क्यों नहीं है वो हम चैप्टर पढ़ के कंफर्म कर देंगे। तो टाइम वेस्ट ना करो। आपकी बुक में हेडिंग है बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो पढ़ते हैं। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, जो कि हमारी इंडिया की हरियाणा से भी छोटा है एरिया में। और बेल्जियम जो है वो किस किस कंट्री से टच अपना मतलब बॉर्डर शेयर करता है, तो वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी है। अब एथनिक कंपोजिशन की बात की जा रही है, तो एथनिक कंपोजिशन क्या है? तो सोसाइटी जो है उसका डिवीज़न कल्चर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। ठीक है, लिख सकते हो सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन और कास्ट ईटीसी। ठीक है, मतलब सोसाइटी बांटी हुई हो आपके लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में, कल्चर के पर्सपेक्टिव में, वो एथनिक होता है। तो यहाँ का एथनिक कंपोजिशन जो था वो बहुत ही अलग था। और यहाँ विभाजन किसके बेसिस पे था? लैंग्वेज के बेसिस पे था। ओके, तो देखते हैं। इस कंट्री में 59% लोग ऐसे थे जो कि डच बोलते थे और फ्लैमिश रीजन में रहते थे। 59% लोग जो कि डच बोलते थे और फ्लैमिश रीजन में रहते थे। और 40% लोग जो कि वेलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच बोलते थे। सिर्फ 1% लोग थे जो कि स्पीक क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे। और ये कहाँ कौन से थे? बेल्जियंस। ये बेल्जियंस थे जो कि 1% थे जो कि जर्मन बोलते थे। अब परंतु जब ये चीज़ कैपिटल ब्रुसेल में देखी गई तो वहाँ 80% फ्रेंच थी और 20% डच स्पीकिंग लोग थे। तो कंट्री में माइनॉरिटी में थी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, पर ये बहुत रिच थे और पावरफुल थे। और डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो मेजॉरिटी में थी। और वो यह कहती थी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग है, इन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन की बेनिफिट पहले से मिल गए थे, हमें बाद में मिले हैं। ठीक है, परंतु देखो ये फ्रेंच वाले अमीर हैं और डच वाले की मेजॉरिटी है। तो ये एक कंट्री में टेंशन थी। ये 1950 से 1960 तक ये टेंशन रही। ठीक है, और ये टेंशन ब्रुसेल में और बढ़ जाती है क्योंकि ब्रुसेल एक स्पेशल प्रॉब्लम रखता था। वहाँ पे जो डच स्पीकिंग लोग थे वो कम थे और फ्रेंच लोग ज़्यादा थे और फ्रेंच लोग अमीर भी थे। तो मीन्स कंट्री में डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में था पर कैपिटल में मिनॉरिटी में था। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। अब चलिए श्रीलंका का देख लेते हैं। तो श्रीलंका एक आइसलैंड है जो कि कुछ किलोमीटर ही दूर तमिलनाडु से है। अब इसमें 2 करोड़ लोग रहते हैं जो कि हमारे हरियाणा के बराबर में है लगभग। ठीक, अब श्रीलंका में बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ पर भी इतनी कंपोजिशन देखने को मिलता है लैंग्वेज के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो मेजर सोशल ग्रुप हैं वो 2 हैं, एक सिन्हाला स्पीकर्स और एक तमिल स्पीकर। सिन्हाला स्पीकर 74% है, तमिल स्पीकर 18% है। अब अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो सिर्फ 92% होगा। तो 8% कुछ और भी स्पीकर हैं, मतलब दूसरी भाषा बोलने वाले हैं। ठीक है, वो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि वो ज़्यादा मिनॉरिटी में है। ठीक है, मेजर बताए हैं। पर इन दोनों के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी में था सिन्हाला और माइनॉरिटी में था तमिल। और जो तमिल था वो और भी 2 ग्रुप में बटा हुआ था।
पहला था श्रीलंकन तमिल और दूसरा था इंडियन तमिल्स। तो वो तमिल जो कि उस कंट्री में पहले से रहते थे, मीन्स बहुत लंबे टाइम पे 12-13 सेंचुरी में चले गए हों, उन तमिल की बात हो रही है। आप लिखोगे तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। और बच्चे जो श्रीलंकन तमिल 13% थे और इंडियन तमिल 5%। तो इंडियन तमिल वो तमिल जो कि इंडिया से ले गए थे कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में, अब प्लांटेशन वर्किंग के लिए, वो थे इंडियन तमिल। ठीक है। अब ये कहाँ रहते थे? ये नॉर्थ और ईस्ट में रहते थे। और सिन्हाला में कौन सा वो था? तो सिन्हाला में बुद्धिस्ट थे, बुद्ध धर्म को मानते थे। जबकि जो तमिल थे उसमें हिंदू या मुस्लिम थे। अब क्रिश्चियंस भी थे। क्रिश्चियंस जो थे वो 7% थे, तमिल और सिन्हाला दोनों के मिला करके। तो आप इमेजिन करिए कि दोनों बेल्जियम और श्रीलंका की सिचुएशन कैसी होगी। बेल्जियम में डच कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी, ठीक है। फ्रेंच जर्मन कैसे थे? मिनॉरिटी में थी, उन पे फोर्स हो रहा सकता था, ठीक है। पर यही चीज़ चेंज हो गई कैपिटल में। श्रीलंका में क्या हुआ? यहाँ पे सिन्हाला कुछ ज़्यादा ही मेजॉरिटी में थे और वो पूरी कंट्री को इम्पोज कर रहे हैं, करना चाहते हैं। तो क्या होगा? तो अब वो हम देखते हैं। अब श्रीलंका ने पता मेजॉरिटी को इम्पोज किया, जबकि बेल्जियम ने पावर को शेयर किया। तो वहाँ क्या क्या हुआ वो देखेंगे। तो मेजॉरिटेरियनिज्म को पढ़ते हैं। श्रीलंका जो है वो 1948 में आज़ाद हुआ था, हमारे लगभग ही हुआ, ठीक है। अब जो लीडर थे, ठीक है, वो कौन थे? सिन्हाला कम्युनिटी से ही थे। मीन्स गवर्नमेंट जो वहाँ पे बनी थी उसके जो लीडर थे वो कि कहाँ कौन सी कम्युनिटी से? मेजॉरिटी की कम्युनिटी से थे, सिन्हाला की। इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो जो गवर्नमेंट थी वो मेजॉरिटेरियन को लाना चाह रही थी, जिससे कि सिन्हाला को सुपरमेसी मिल सके। मीन्स गवर्नमेंट चाहती थी कि हम कंट्री में मेजॉरिटेरियन इस्टेब्लिश कर देंगे, और जिससे कि सिन्हाला सुपरमेसी, मीन्स सिन्हाला के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स लिए जा सकें। अब मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है? तो I believe that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and need of the minority। मीन्स क्या है? मेजॉरिटेरियन एक ऐसी सोच है जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी कंट्री को रूल करेगी जैसे वो चाहे, और उसे मिनॉरिटी की इच्छाएं और ज़रूरत से कोई मतलब नहीं। तो ये वो चाहते थे, ठीक है। जैसे कि सोनाला और सुपरमेसी मिले, एजुकेटेड हो जाएं, ठीक है, उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो ये इस्टेब्लिश कैसे हुई? तो 1956 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया गया और तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया। सेकेंड पॉइंट था इसका कि कैसे इस्टेब्लिश किया। तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में सिन्हालास को प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। थर्ड क्या किया उन्होंने? अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा कि आपको बुद्ध धर्म की रक्षा करनी है और उसे बढ़ावा देना है। फॉस्टर का मतलब बढ़ावा देना है, ओके। तो ये 3 तरीके थे जिससे कि सिन्हाला को सुपरमेसी मिल रही थी। अब all these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamil। क्या हो रहा था? ये गवर्नमेंट जो निर्णय ले रही थी एक के एक बाद, तो ये धीरे धीरे जो श्रीलंका के तमिल्स थे उन्हें बड़ा ही बुरा लगने लगा। उन्हें लग रहा था ये कंट्री हमारी ना है, यहाँ तो सिन्हाला के लिए ही सब सोचा जा रहा था। तो they felt that none of the major political party led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture। अब उन्हें ये लग रहा था कि कोई और पार्टी तो है नहीं मेजर में बुद्धिस्ट सिन्हाला के लीडर्स के अलावा, और वो अपनी लैंग्वेज और कल्चर को सेंसिटिव कर रही हैं। They felt that the constitution and government policy denied them equal। अब क्या लग रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऐसा कर रही थी कि उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दे रही थी, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ में एडमिशन के लिए डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। तो इसका क्या रिजल्ट मिला? तो इसका रिजल्ट मिला नेक्स्ट पेज पे। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? सिन्हाला और तमिल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए, स्ट्रेंड हो गए वो लोग।
इस कन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल ने क्या किया, अपनी पार्टीज को लॉन्च किया, स्ट्रगल किया, और वो कह रहे थे, उन्होंने 2-3 पॉइंट्स रखे कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बताया जाए, या फिर और उन्हें रीजनल रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है क्या, रीजनल ऑटोनॉमी में कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे उन्हें एक्स्ट्रा अधिकार मिल जाए कि वो अपने अकॉर्डिंग रह सकें, ठीक है। जहाँ तुम तमिल तमिल रहते हैं ना, तो उन्हें एक्स्ट्रा पावर रहेगी, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी मतलब उन्हें इक्वलिटी मिले जॉब्स को सिक्योर करने में, एजुकेशन को सिक्योर करने में। What their demand for more autonomy to prevent populated तमिल वॉर रिपीटेड, उनका ये मतलब था कि उन्हें अलग कंट्री बना दिया जाए रीजनल ऑटोनॉमी से। तो ये सिन्हाला ने मना कर दिया, भाई कोई भी अलग नहीं करेगा। By 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil alum in northern and eastern part of Sri Lanka। अब 1980 में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई और वो कह रही थी, एलम वहाँ पे स्टेट को बोलते हैं, तो वो कह रहे थे तमिल को अलग स्टेट बना दिया जाए, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका को अलग कंट्री बना दिया जाए, अलग स्टेट बना दी जाए, ठीक है। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट, और वो बना नहीं रहे थे, जिसके कारण इन दोनों के बीच बहुत बड़ा संग्राम छिड़ा, ठीक है। क्या हुआ, इट सोन टर्न इनटू अ सिविल वॉर। सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर क्या होता है, एक कंट्री के अंदर में होने वाले वॉर। As a result, thousands of people of both the community have been killed। हजारों लोग दोनों कम्युनिटी के मारे गए। Many family were forced to leave the country as refugee and many more lost their livelihood। बहुत सारों को रिफ्यूजी मतलब कंट्री छोड़ के जाना पड़ा कहीं और, घर उनसे छिन गए, उनकी लाइवलीहुड्स छिन गई, ठीक है। तो श्रीलंका's एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। अभी के टाइम पे जो श्रीलंका है उसमें बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, एजुकेशन हेल्थ इस सब में। पर उस टाइम पे जब सिविल वॉर हुआ तब वहाँ पे सोशली कल्चरली और इकोनॉमिकली लाइफ बहुत ही टेरिबली चेंज हुई, इन पे बहुत ही फ़र्क पड़ा। और ये सिविल वॉर 2009 में ख़त्म हुआ। तो अब एकोमोडेशन इन बेल्जियम हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, पर इस स्टोरी को याद रखना, ये तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि दोनों में पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट क्यों रहा। ओके बाय, मीट यू सून।